एक बार पढ़ाई कर चुके, नेट हमने पास कर लिया और अब हम आरपीएससी के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो हमें घबराहट क्यों होती है, हमें डर क्यों लग रहा है और हमें क्यों नहीं डरना चाहिए। ये बात कहना तो बहुत आसान हो जाएगा कि बिल्कुल मत डरिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बट सवाल है कि हाउ, कैसे हम ना डरें, कैसे हम कॉन्फिडेंस रखें। क्या ऐसे प्रमाण हैं जिनसे हम कॉन्फिडेंस के साथ हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और हम सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपका इस संबंध में कोई भी रिलेशन है, मीन्स कि आप एप्लीकेंट हैं या आप चाहते हैं ये जानना कि साहब नेट के सिलेबस में और आरपीएससी बॉटनी और जूलॉजी के सिलेबस में कितना अंतर है, क्या समानता है और क्या कुछ है, इसी पे आधारित ये वीडियो है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके। और टॉपिक एक एनालिटिक टॉपिक है, यानी कि हमारा जो नेट का सिलेबस है और जो हमारा आरपीएससी का सिलेबस है उसको हम विश्लेषण करेंगे, उसको हम समझेंगे और ये जानेंगे कि इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में कितना सारा एक हल्का, यानी कि आप रिलैक्स फील करेंगे और आपकी तैयारी स्पीड अप हो रही है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी, यहाँ पे हमारा फोकस इस बात से है कि ये सिलेबस एनालिसिस, यानी कि हम इस सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं कि सिलेबस की कहानी क्या है। इस सिलेबस की कहानी ये कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है सिलेबस एनालिसिस एट द रेट ऑफ नेट क्वालिफाइड। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या आप नेट क्वालिफाई करने वाले हैं और फिर आप आरपीएससी जाने वाले हैं, यानी कि कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। कई मज़ेदार चीज़ें यहाँ से निकलने वाली हैं। आपके 2 पेपर आपके बॉटनी के हैं या 2 पेपर जूलॉजी के हैं। मैं बॉटनी का एग्जाम्पल पहले ले रहा हूँ। बॉटनी में पेपर फर्स्ट है जिसके अंदर टोटल 12 यूनिट है और 12 यूनिट में से आपके 5 यूनिट हैं वो नेट में आ जाती हैं। 12 में से 5 यूनिट आपके नेट में आ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपकी 12 यूनिट हैं इसमें से अभी आपको सिर्फ 5 ही यूनिट, यानी कि 5 यूनिट है उसको छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि ये 5 यूनिट तो आपके तैयार है। अब 12 में से 5 यूनिट नेट में पढ़ चुके, शेष यूनिट बचती है 7, यानी कि अब आपको 7 ही यूनिट पढ़नी है। 12 में से 7 करीब करीब आधा हो गया है ये। अब पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड में भी 12 यूनिट है और इसमें से नेट में 11 यूनिट आ चुकी हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 में से 11 यूनिट नेट में आ चुकी हैं पहले, तो बची कितनी, सिर्फ 1 यूनिट बचती है। यानी कि इस सेकंड पेपर में आपको कुछ भी तैयार नहीं करना, आपका सब कुछ तैयार है, यानी कि 1 यूनिट। अब एज ए होल टोटल आपको कितनी यूनिट तैयार करनी है, 12 + 12 24, और 24 में से टोटल यूनिट आपकी 7 यूनिट फर्स्ट पेपर की और 1 यूनिट सेकंड पेपर की, यानी कि टोटल 8 यूनिट आपको तैयार करनी है। 8 यूनिट का मतलब है कि आपकी बॉटनी का जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस का केवल 33.33% आपको तैयार करना है। इजी है? क्या यकीन हो रहा है आपको? ऐसा है? क्या आपने ऐसा देखा है? अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर इसको दोबारा देखिए, दोबारा दोनों सिलेबस को लीजिए, नेट के सिलेबस को रखिए पास में और इस आरपीएससी के सिलेबस को पास में रखिए बॉटनी के, और फिर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। यानी कि हमारा 66.66% तो ऑलरेडी तैयार है, यानी कि आपको घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे, अब सवाल है कि ये जो 7 यूनिट हैं ये कौन सी हैं और 1 यूनिट है ये कौन सी है। ये 7 यूनिट कौन सी हैं देखिए, एक माइक्रोबायोलॉजी है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी जब आपने नेट पास की थी और नेट में जब आपके पास 9 यूनिट कॉमन थी, जिसको मैंने कॉमन कहा है, जैसे साइटोलॉजी, बायोटेक, ऐसे इकोलॉजी, उसमें से माइक्रोबायोलॉजी बहुतायत में आप करीब करीब आधी से ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी आप वहाँ साइटोलॉजी के साथ भी पढ़ चुके हो, आधी से ज़्यादा। फिर है प्लांट पैथोलॉजी,
प्लांट पैथोलॉजी ये आपके लिए अलग है, आपको अलग पढ़नी है। और प्लांट पैथोलॉजी के साथ में एक चीज़ और है, ये जो चौथी यूनिट जो है, 7 में से 1 यूनिट ये भी है, फंजाई और प्लांट पैथोलॉजी। अगर आप पैथोलॉजी के हैं तो आप बखूबी जानते हैं फंजाई और प्लांट पैथोलॉजी का कितना बड़ा रिश्ता है। फिर भी मैं इसको अलग ही मानूँ तो प्लांट पैथोलॉजी आपको पढ़नी है, एल्गी आपको पढ़नी है, ये एक यूनिट एल्गी की है, अगली यूनिट आपकी फंजाई की है, और 5वीं यूनिट देखिए आप ब्रायो टू जिम्नो यानी कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को पढ़ना है। और 6ठी यूनिट आपकी एम्ब्रियोलॉजी की है, यहाँ पे आपको एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ना है। और 7वीं यूनिट आपकी इकोनॉमिक बॉटनी और इथनोबॉटनी की है। और ये पेपर फर्स्ट की है, ये 7 यूनिट हो गई है। और जो पेपर सेकंड की जो 1 यूनिट है वो है एंजाइम वाली है। जब एंजाइम की यूनिट जो है, जब हम साइटोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो करीब करीब एंजाइम को हम कवर कर चुके होते हैं। तो डियर स्टूडेंट और डियर फ्रेंड, आप नेट क्वालिफाइड हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी आपका सवाल होगा कि सर हम तो डरे हुए हैं, हम तो लगे हुए हैं। लगे होना अच्छी बात है, बट डरे होना गलत बात है। फिर सवाल है कि इस डर को भगाएं कैसे। बीइंग ए NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, इसका समाधान क्या है? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर इसको हम तैयारी कैसे करें। इस तैयारी कैसे करने से पहले आपकी 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन में आप लाइक करते हैं। एक सिचुएशन हो सकती है कि आपने अभी अभी ताज़ा नेट की है, फ्रेश नेट है आपकी, और इधर आपकी RPSC की वैकेंसी आ गई है, तो क्या करें। और दूसरी सिचुएशन ये है कि नेट करे सर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, काफ़ी समय हो गया सर, अब तो नेट वाला कुछ दिमाग में रहा भी नहीं, तो क्या करें। एक कमाल की बात है, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने साइकिल चलाना कितने साल पहले सीखा था। आपका जवाब होगा 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी हो सकता है, मगर आपको अभी भी साइकिल चलानी आती है। आपने चाय बनाना कितने साल पहले सीखा था, अभी भी आती है। हजारों काम ऐसे हैं जो आपने सालों पहले सीखे थे, अभी भी आते हैं। यानी कि आपका माइंड है वो कैपेबल है किसी चीज़ को सेव रखने के लिए। और डियर फ्रेंड, एग्ज़ाम में होता क्या है कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बुकलेट आएगी, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होंगे, और आपका माइंड उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के और आपका माइंड रिजल्ट देगा कि इसमें A सही है, इसमें B सही है, इसमें C सही है। यही तो है। यानी कि माइंड, यानी कि आपके माइंड में जो सेव चीज़ें हैं, जैसे साइकिल चलाना आपके माइंड में सेव है, आग से हाथ जल जाता है, गर्म होती है, ये आपके माइंड में सेव है। वैसे आपके माइंड में करीब करीब चीज़ें सेव है, बट फिर भी आप कहेंगे कि सर ये कहना आसान है, मगर एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ता है। हाँ, अगर मेरे वीडियो पे आप पहली बार आए हैं या वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप कहेंगे कि सर रिवीजन तो करना ही पड़ता है, और रिवीजन में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि एक स्टूडेंट की जो सबसे ज़्यादा घबराहट है वो रिवीजन में ही होती है। क्या रिवीजन में होती है कि क्या रिवाइज करे। कुछ स्टूडेंट के पास अपने कंपाइल करे हुए नोट्स पड़े हुए हैं, हाथों से बनाए हुए, उन नोट्स को आप पढ़ लीजिए, वेल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास हाथ से बनाए हुए नोट्स पड़े हैं, उनके अंदर इतनी घबराहट नहीं है, वो नॉर्मल हैं, वो रिलैक्स हैं। बट ये वहाँ ज़्यादा है जहाँ पे नोट्स नहीं हैं और बहुत सारी किताबें हैं, क्या करें। तो इसलिए एक सॉल्यूशन के तौर पे आपको क्या करना है कि अगर आप फ्रेश नेट हैं तो आपको एक बार रिकॉल ज़रूर कर लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि मैं तो अभी भी नेट किया है और मेरे तो इतने सारे यूनिट तैयार हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। दूसरा कि आप फ्रेश नहीं हैं, आपको काफ़ी टाइम हो गया है नेट करें, तो भी आपको रिकॉल करना है। अब आप कहेंगे सर सवाल तो यही है कि रिकॉल क्या करना है, कौन सी चीज़ पढ़ें, क्या करें। डियर स्टूडेंट, आपको बेसिक पढ़ लेना है। बेसिक के पीछे 2 रीज़न हैं पढ़ने के। एक रीज़न तो यह है कि बेसिक है वो आपके एग्ज़ाम का करीब करीब 70% सेगमेंट को कवर करता है। बेसिक 70% सेगमेंट को कवर करता है, यानी कि बेसिक आपने रिकॉल कर लिया तो आप
कि 70% की दावेदारी हो जाएगी, यानी कि आप 70% लाने के लिए योग्य हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि 70% को तो ले ही आएगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जिसकी हम बात करते हैं कि हमें बेसिक तैयार करना है। दूसरा रीज़न बेसिक का ये है कि आरपीएससी का एग्ज़ाम है, वेल नोन है, आप सब ने बहुत सी बातें सुन रखी है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी कि वेरी बेसिक टू डीपर, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। डीपर इसलिए कि मेरे जो 2-3 वीडियो मेरे आपने देखे होंगे कि जहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर एग्ज़ाम में जो डीपर लेवल के होते हैं। उन क्वेश्चन को सिर्फ उनके एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, आम आदमी वो उनको सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पहला काम क्या करना है कि आपको जो बेसिक है, यानी कि 11th और 12th की किताब है, 11th 12th में भी कौन सी किताब, 11th 12th की जो रिफ्रेशर बुक आती है। हो सकता है कि आपके ज़माने में रिफ्रेशर बुक नहीं आती हो सकता है कि आपने सिर्फ NCERT ही पढ़ी हो, मगर आप जयपुर के या सीकर के या किसी भी आपके पास में जो बड़ा शहर है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि 11th और 12th बायोलॉजी की रिफ्रेशर बुक चाहिए, तो आपको रिफ्रेशर बुक दे देंगे। रिफ्रेशर बुक क्या होती है? प्राइवेट ऑथर की बुक होती है, उसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझाया होता है, उसको ले लीजिए। रिफ्रेशर बुक को कैसे पढ़ना है? पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ना है, यानी कि बॉटनी में है तो पूरी बॉटनी पढ़नी है, अगर जूलॉजी में है तो आपको पूरी जूलॉजी पढ़नी है। बॉटनी में है तो बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी में है तो पूरी जूलॉजी पढ़नी है। पूरी पढ़ लो एक बार, उसके बाद इसमें आप सिलेबस को मैच करिएगा। आपका ये बेसिक कवर हो जाए उसके बाद आप बीएससी लेवल पे आएँ। बीएससी लेवल पे आने का मतलब है कि जो यूनिट आपकी फेवरेट हैं, यानी कि ये जो यूनिट है इनको तो बीएससी में मत पढ़िएगा क्योंकि ये तो आपकी पढ़ी हुई नहीं है, बट ये जो यूनिट आपका 66%, यानी कि ये जो यूनिट है, ये 5 यूनिट ये और 11 यूनिट ये जो आपने नेट में पढ़ी थी, उनको एक बार बीएससी लेवल की बुक्स में जाके एक बार और पढ़ लीजिए अगर आपको टाइम मिलता है तो। बट ये पढ़ना ज़रूरी है, सबसे पहले इसको ज़रूर पढ़िएगा। जब आपको ये समय मिल गया, आपने बेसिक पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपने बीएससी लेवल का ये यूनिट पढ़ ली, जो 16 यूनिट है ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप ये काम करिएगा। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मेरे बहुत से स्टूडेंट ने जो इस चीज़ को फॉलो किया उस बात को मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको आपका जो स्पेशल पेपर है उसको डीपर नॉलेज के लिए प्रिपेयर होना है, यानी कि आपका स्पेशल पेपर मान लो आपके टेक्सोनॉमी है, आपकी इकोलॉजी है, आपके सीड है, आपके जो भी एंटोमो है, जो भी आपका स्पेशल पेपर है, वो स्पेशल पेपर को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। चाहे आप बॉटनी के हैं, चाहे आप जूलॉजी के हैं, चाहे आप बॉटनी के हैं, चाहे आप जूलॉजी के हैं। बात हमने की बॉटनी की, अब मैं बात करता हूँ जूलॉजी की। जब मैं जूलॉजी की बात करता हूँ तो एक बहुत अलग सीन मिलता है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो 8 यूनिट मैंने कही कि 8 यूनिट हैं जो नेट के सिलेबस में नहीं थी और आपके आरपीएससी के सिलेबस में है। जूलॉजी का डेटा तो और ही अलग है और ही विचित्र है, यानी कि जूलॉजी वालों की नेट तो यानी कि आरपीएससी तो और ईजी है बॉटनी वालों की तुलना में, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 3 यूनिट हैं, इन्वर्टिब्रेट, कॉर्डेट और इथोलॉजी, जो नेट में नहीं है और आरपीएससी में है। जूलॉजी में 3 ही यूनिट हैं, इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, यानी कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट और इथोलॉजी। इनको डिटेल आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है और बाकी तो आपका वही सारा जो आपने नेट में पढ़ा है वही आ रहा है, नेट में पढ़ा है वही आ रहा है, उसी को आपको रिकॉल करना है। हाँ, इससे जुड़ा हुआ कोई और आपका सवाल हो, जैसे कि सर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा सर दर्द हो जाता है, जब हम पढ़ने बैठते हैं नींद बहुत आती है, पढ़ने बैठते हैं तो भूख नहीं लगती या भूख बहुत अधिक लगती है, या पढ़ाई से जुड़े हुए कोई भी इश्यू है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझ तक भिजवा सकते हैं। मैं अगले वीडियो या किसी और माध्यम से आंसर दूंगा और मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप मेरे मेंटोर हैं, आप मुझसे बड़े हैं, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, आपका जो नॉलेज है, आप मुझे कुछ राय देना चाहते हैं, मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आपका स्वागत है और मुझे दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं या कुछ फैक्चुअल नहीं है तो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर लूँगा।
हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।